हेलो दोस्तों, जैसे कि हम अपना टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कवर कर रहे थे, तो हमने अभी तक पुर्तगीज़ और डच वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि इंग्लिश का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। लाइक इन 1599 में अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट कॉलिंग देमसेल्फ द मर्चेंट एडवेंचर फॉर्म्ड अ कंपनी। बेसिकली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट होते हैं, वो एक अपना कंपनी फॉर्म करते हैं। और देन इन 1600 दिसंबर 31 को क्वीन एलिजाबेथ एक चार्टर देती है कंपनी को। इस कंपनी को एक चार्टर देती है। इस चार्टर के तहत उनको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिल जाते हैं ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न इंडीज मान लो आप, ईस्टर्न इंडिया के साइड में उनको ट्रेडिंग करने का एक्सक्लूसिव राइट होगा। अब इनिशियली क्या होता है, जो ट्रेडिंग राइट्स होता है वो 15 ईयर्स के लिए ग्रांट होता है। बट मई 1609 में ये जो मोनोपोली जो ग्रांट की जाती है वो फ्रेश चार्टर से इसको रिवाइज करके इनडिफिनिट टाइम के लिए बढ़ा दी जाती है। अब इन 1609 में कैप्टन हॉकिंस पहली बार आते हैं कोर्ट ऑफ जहांगीर में। जहांगीर के कोर्ट में फर्स्ट टाइम वो आते हैं। सो बेसिकली क्या मिशन होता है कि वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं सूरत में, बट वो अपने मिशन में कामयाब नहीं होते हैं। बेसिकली क्या होता है, उस टाइम पुर्तगीज़ का भी काफ़ी प्रभाव था जहांगीर के कोर्ट में, तो वो काफ़ी अपोजिशन का सामना पड़ता है और आखिरकार लास्ट में वो आगरा छोड़ के चले जाते हैं नवंबर 1611। नेक्स्ट जो ब्रिटिशर आता है वो 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट आते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगीज़ को हराया होता है इन द सी ऑफ सूरत के पास में। इससे क्या होता है कि जहांगीर इम्प्रेस होकर ब्रिटिशर्स को परमिशन देते हैं फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का सूरत में अंडर थॉमस एडवर्ड्स। तो फर्स्ट फैक्ट्री इनकी सूरत में ही इस्टेब्लिश होती है अंडर थॉमस एडवर्ड्स। देन 1615 में सर थॉमस रो आते हैं। वो बेसिकली एज एन एम्बेसडर सर थॉमस रो आते हैं। जेम्स फर्स्ट उस टाइम किंग होते हैं ब्रिटेन के। वो भी बेसिकली कोर्ट जहांगीर के ही कोर्ट में आते हैं। बेसिकली क्या होता है कि वो कॉमर्शियल ट्रीटी तो कंक्लूड नहीं कर पाते हैं मुगल्स के साथ, बट सिक्योर कर देते हैं नंबर ऑफ प्रिविलेज। बहुत सारे प्रिविलेज उनको कंक्लूड कर लेते हैं। बेसिकली उनका मिशन तो होता है कॉमर्शियल ट्रीटी करने का, वो नहीं हो पाता, बट वो कई सारे परमिशन उन्हें मिल जाते हैं मुगल की तरफ से। लाइक परमिशन टू सेटअप अ फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड ब्रोच वाला एरिया। ये अहमदाबाद ब्रोच वाला एरिया बेसिकली गुजरात का एरिया है। अब 1662 में बॉम्बे गिफ्ट किया जाता है किंग चार्ल्स टू को बाय द किंग ऑफ पुर्तगाल। बेसिकली किंग चार्ल्स की मैरिज होती है, कैथरीन करके प्रिंसेस होती हैं पुर्तगीज़, उनके साथ। सो एज ए डावरी चार्ल्स टू को ये दिया जाता है बॉम्बे पुर्तगीज़ के द्वारा इन 1662 में। अब ये बॉम्बे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है 1668 में। और एज एन एनुअल पेमेंट बेसिकली क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन दे देता है एज अ एनुअल पेमेंट ऑफ 10 पाउंड्स। बहुत ही कम दाम में 10 पाउंड्स एनुअली उनको देना पड़ता है। और बॉम्बे वाला जो प्रोविंस एरिया होता है वो किंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है। देन इन 1687 में क्या होता है कि बॉम्बे को ही वो अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। बेसिकली पहले क्या होता है, जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर होता है वो सूरत होता है, वो शिफ्ट करके बॉम्बे के आ जाता है। इससे क्या होता है कि इंग्लिश और पुर्तगीज़ के बीच में पीस वाला फैक्टर भी इस्टेब्लिश हो जाता है। देन इन 1632 में क्या होता है कि गोलकोंडा के सुल्तान से भी परमिशन को ही फरमान बोलते हैं, फरमान मिल जाता है ब्रिटिशर्स को कि वो कोरोमंडल कोस्ट में फैक्ट्री लगाने का। सो ब्रिटिशर्स बेसिकली इसमें क्या होता है, एज ए एनुअल ईयरली इन्हें 500 पैगोडा देना पड़ता है। इस ऑर्डर को बेसिकली फरमान को गोल्डन डिक्री भी बोलते हैं, गोल्डन फरमान या गोल्डन डिक्री। ये एक अचीवमेंट होती है ब्रिटिशर्स की साउथ इंडिया में। देन 1639 में फ्रांसिस जे ब्रिटिश मर्चेंट होता है, वो भी परमिशन ले लेता है रूरल ऑफ चंद्रगिरी से फोर्टिफाइड फैक्ट्री, बेसिकली फोर्टिफाइड फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का मद्रास में। बाद में यहीं पे वो फोर्ट सेंट जॉर्ज इसी का नाम पड़ जाता है। और ये बाद में जो मसूलीपट्टनम वाला एरिया होता है उसको हटा के जो मद्रास वाला एरिया है वो इंग्लिश सेटलमेंट का हेडक्वार्टर बन जाता है साउथ इंडिया में। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट। देन 1633 में जो फैक्ट्रीज होती है ईस्टर्न इंडिया में फैक्ट्री लगाई जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। हरिहरपुर में बेसिकली ये महानदी वाला डेल्टा वाला एरिया है,
उड़ीसा के पास में। देन उड़ीसा में बालासोर में भी फैक्ट्री लगाई जाती है 1633 में। देन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इंग्लिश का है वो बंगाल वाला एरिया होता है कि बंगाल ये कैसे, बंगाल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है। बेसिकली क्या होता है कि बंगाल में शाहसूजा जो होते हैं सूबादार होते हैं बंगाल के, तो 1651 में वो इंग्लिश को परमिट करते हैं ट्रेड करने के लिए बंगाल में। इन रिटर्न उन्हें एनुअली 3000 रुपीज़ देना पड़ता है मुगल। अब 1651 में जो फैक्ट्रीज थी बंगाल की वो स्टार्ट हो जाती है। फर्स्टली हुगली, कासिम बाजार, पटना एंड राजा महल वाले एरिया में ये बंगाल की फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है 1651 में। अब कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि वो जो भी सेटलमेंट है हुगली के पास में वो फोर्टिफाइड हो जाए। इससे फोर्टिफाइड करने का ये भी रहता है कि कस्टम ड्यूटी ये सब कई चीज़ें होती थी जो मुगल्स इनअप्रोप्रिएट तरीके से ब्रिटिशर्स पे लगाता था। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि थोड़ा फोर्स का भी यूज कर पाएँ अगर ये जो इनके सेटलमेंट्स है उनको फोर्टिफाई कर दे उस एरिया में, हुगली के एरिया में। तो इसलिए वो फोर्टिफाई करना चाहते थे अपना सेटलमेंट। अब इसके लिए क्या होता है 1682 में विलियम हेज जो होते हैं वो फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर ऑफ कंपनी बंगाल में होते हैं, वो अपील करते हैं शाइस्ता खान से 1682 में कि इसके रिगार्डिंग ग्रीवांसेस करके रेज करते हैं कि फोर्टिफाइड सेटलमेंट लगा दी जाए वो हुगली वाले एरिया में हमारी। बट इससे कुछ होता नहीं है, इसकी वजह से हॉस्टिलिटीज आ जाती है इंग्लिश एंड मुगल्स के। बेसिकली क्या होता है एक तरह की दुश्मनी इन दोनों के बीच में हो जाती है। अब 4 ईयर लेटर में क्या होता है कि 1686 के आसपास मुगल जो होते हैं वो हुगली वाले एरिया पे हमला कर देते हैं। अब इंग्लिश भी रिटेलिएट करके जो भी मुगल्स के फोर्ट्स होते हैं थाना में और हिजली वाले एरिया को, हिजली जो ईस्टर्न मिदनापुर के एरिया उसको रेड करते हैं और फोर्टिफिकेशन जो बालासोर के उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब इससे बाद में क्या होता है कि कुछ ज़्यादा कुछ इंग्लिश कर नहीं पाता, तो बाद में मुगल इनको क्या करते हैं फोर्सफुली रिमूव कर देते हैं हुगली वाले एरिया से। अब इसके बाद क्या होता है कि फिर ब्रिटिशर्स एक ट्रीटी करते हैं फेब 1690 में, जो अब चारनोक एक होते हैं, इनके कंपनी का एजेंट होता है, वो साइन करता है ट्रीटी मुगल्स के साथ। अब उसके बाद इस ट्रीटी के बाद ये अपने सुल्तानेती वाले एरिया में इन अगस्त 1690 में रिटर्न हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो जाती है फेब 10 1691 में। अब ये फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश होती है, बेसिकली ये एक इम्पीरियल फरमान मिलता है, इशू की जाती है इंग्लिश को फिर से कि वो अपना ट्रेड एंड ऑल ये फिर से कर सकते हैं। 3000 वाला ही रकम इन्हें देना पड़ेगा ईयरली। अब इसी फरमान के तहत वो अपने एक फैक्ट्री भी लगाते हैं सुल्तानती वाले एरिया में 1691 में। देन 1696 में क्या होता है, इंग्लिश अपने फोर्टिफाइड जो सेटलमेंट्स होते हैं सुल्तानती एरिया में वो सारा ही फोर्टिफाइड कर देते हैं अपने सेटलमेंट को। 1698 में इंग्लिश बेसिकली जमींदारी खरीदते हैं 3 विलेजेस को, सुल्तानती, गोविंदपुर, कालीकटा। ये बेसिकली कालीकटा, सुल्तानती वो वही एरिया है जो कोलकाता वाला एरिया है। तो इन 3 विलेजेस की जमींदारी खरीद लेते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ ₹1200 की पेमेंट में बेसिकली जमींदारी खरीद लेते हैं। एंड 1700 में इस सेटलमेंट एरिया को ये नाम दे देते हैं फोर्ट विलियम्स। और इसके जो फर्स्ट जो ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का एरिया ये बन जाता है और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं वो सर चार्ल्स आयरे बनते हैं। अब 1715 में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है इनके लिए वो बेसिकली 3 फेमस फरमान्स ये सिक्योर करते हैं फारूक सियार से। मुगल एम्परर था फारूक सियार उस टाइम दिल्ली का। इससे क्या होता है कि बहुत सारे वैल्यूएबल प्रिविलेज इनको मिल जाते हैं बंगाल, गुजरात, हैदराबाद एरिया में। इस फरमान को मैग्ना कार्टा भी कंपनी का बोला जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ फरमान में क्या क्या था। बेसिकली इन बंगाल में कंपनी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, मतलब इस पर कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ भी नहीं लगेगी फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटी एक्सेप्टिंग द बेसिकली बस 3000 ही इन्हें देना होता है, जो जैसा कि पहले सेटल हुआ था, एज सेटल्ड अर्लियर। इसके अलावा इन्हें कुछ भी नहीं देना है। इनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ फ्री। द कंपनी वॉज परमिटेड टू इश्यू दस्तक। अब ये कंपनी दस्तक भी दे सकती है, जैसे पासेस ही बोलते हैं इसे, दस्तक को दस्तक इशू करने का परमिशन कंपनी को मिल जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स। इसके तहत बहुत सारे करप्शन भी कंपनी करती है। द कंपनी वॉज परमिटेड टू रेंट मोर लैंड अराउंड कलकत्ता। अब और भी लैंड ये ले सकते हैं कलकत्ता के अराउंड में। हैदराबाद में भी कंपनी रिटेन इट्स एग्जिस्टिंग प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ड्यूटीज इन ट्रेड एंड हैड टू पे द प्रिविलेज रेंट ओनली फॉर मद्रास। सिर्फ मद्रास का ही इन्हें पे करना है
और जो एग्जिस्टिंग था प्रिविलेज हैदराबाद वाले एरिया का, वो भी इन्हें मिल जाता है। सूरत में भी इन्हें 10,000 रुपये में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सटेम्प्ट हो जाता है फॉर द सभी ड्यूटी से, बस इन्हें 10,000 रुपये देना और कोई भी ड्यूटी इन्हें कुछ भी नहीं देना है। इट वॉज डिक्रीड फरमान एज ऑर्डर, आप डिक्रीड को ऑर्डर बोल सकते हो। कॉइन जो कंपनी का है वो भी अपनी कंपनी खुद की कॉइन भी मिंट कर सकती है, मतलब इशू कर सकती है बॉम्बे में, वे टू हैव अ करेंसी थ्रू आउट द बंगाल मुगल एम्पायर। अब कंपनी को खुद का करेंसी भी मिंट करने का राइट मिल गया इस ऑर्डर के तहत। सो अपेरेंटली क्या होता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू अर्न अ नंबर ऑफ ट्रेडिंग कंसेशन इन बंगाल फ्रॉम द मुगल अथॉरिटी बाय मीन्स ऑफ फ्लैटरी एंड डिप्लोमेसी। ये इनकी डिप्लोमेसी की जीत होती है, इतने सारे कंसेशन को ले लेते हैं। But the English had to vanquish the French before they could rid of competitors and establish their complete sway over India. So basically क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि फ्रेंच इनके लिए अब नेक्स्ट, इनके लिए जो कॉम्पिटिटर था वो फ्रेंच था। तो अब मैं फ्रेंच के बारे में भी आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। बट क्या होता है कि अब इनका नेक्स्ट कॉम्पिटिटर फ्रेंच होता है, उन्हें कैसे वो फ्रेंच को हराते हैं और कैसे फ्रेंच और इनके बीच में कार्नेटिक वॉर्स होते हैं जो कि बेसिकली यूरोप से स्टार्ट होते हैं तो इंडिया में आते हैं, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगा। अब कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि 2 इंग्लिश कंपनी का मर्जर होता है। बेसिकली क्या होता है कि आफ्टर इंग्लिश रेवोल्यूशन 1688 में तो बेसिकली कंपनी, एक और भी कंपनी का फॉर्मेशन होता है। अब ये कंपनी का फॉर्मेशन होता है बट बेसिकली क्या होता है, वो सक्सीड नहीं हो पाती है। तो क्या होता है कि द 2 कंपनीज वेयर एमालगमेटेड, बेसिकली मर्जर होता है 1708 में अंडर द टाइटल ऑफ यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। सो इसी के बाद क्या होता है कि बस एक ही कंपनी बचती है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। पहले क्या होता है, एक कंपनी और भी आती है एज एन एम्बेसडर, को औरंगजेब के कोर्ट में भेजती है। बट क्या होता है, न्यू कंपनी का क्या होता है, हाउएवर प्रूव्ड अ फेलियर। तो अंडर प्रेशर फ्रॉम बेसिकली क्राउन और पार्लियामेंट से प्रेशर के बाद 2 कंपनी को मर्जर करके एक ही कंपनी बना दिया जाता है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। कुछ फैक्ट्स आप देख सकते हैं, डेट्स और ईयर, फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई, जैसे कि मैंने आपको सर डिस्कस किया ही था। फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आते 1608 में। फिर 1611 में कैप्टन मिडल्टन ऑब्टेन द परमिशन ऑफ मुगल गवर्नर ऑफ सूरत टू ट्रेड देयर। बेसिकली ये सूरत में ट्रेड करने का परमिशन होता है बट फैक्ट्री लगाने का नहीं होता है। 1630 में एक परमानेंट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिश हो जाती है सूरत में, जैसे मैंने आपको बताया थॉमस एल्डवर्थ के अंडर में ये इस्टेब्लिश होती है, जहांगीर ने इसको परमिशन दी होती है। 15 वाला सर थॉमस रो आए होते हैं एज एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स I जहांगीर के कोर्ट में। वो भी कई सारे फरमान्स कर लेते हैं बट कॉमर्शियल ट्रीटी वो नहीं कर पाते हैं मुगल्स के द्वारा। 1616 में कंपनी पहली फैक्ट्री लगाती है साउथ में मछलीपट्टनम से। 1632 में कंपनी अपने गोल्डन फरमान सुल्तान ऑफ गोलकुंडा से, ये भी मैंने आपको बताया था कि सुल्तान ऑफ गोलकुंडा से वो गोल्डन फरमान कंपनी सिक्योर करती है। 1633 में कंपनी अपना पहला फैक्ट्री लगाती है ईस्ट इंडिया में, हरिहरपुर बालासोर में, मैंने बताया था आपको, ये भी ओडिशा वाले एरिया में। 1639 में ये मद्रास का लीज फ्रॉम लोकल किंग से मिलता है। लोकल किंग बेसिकली वही चंद्रपुर वाले मैंने बताया था ना आपको। 1639 में फ्रांसिस जी ने परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रगिरी के रूलर से चंद्रगिरी के रूलर से इन्होंने परमिशन लिया था। तो ये वही वाला टॉप पॉइंट है 1639। 51 में हुगली में एक एरिया में इनको परमिशन मिल जाती है ट्रेड करने की, बंगाल वाले एरिया में। 1662 में चार्ल्स II वाज गिवन बॉम्बे एज ए डॉरी मिल जाती है। बेसिकली चार्ल्स II के साथ मैरिज होती है पुर्तगीज प्रिंसेस कैथरीन के साथ। फिर 1667 में औरंगजेब इंग्लिश को फरमान देते हैं बंगाल में ट्रेड करने का। 1691 में कंपनी को इम्पीरियल ऑर्डर मिल जाता है कि वो बंगाल में 3,000 रुपये दे के साल का जो भी ट्रेड कर सकती है। 1717 में जैसे मैंने आपको बताया मैग्ना कार्टा, जो भी फारूक सियार के मेन जो फरमान थे मैग्ना कार्टा जिसको कंपनी का कहा जाता है, उससे बहुत सारे ट्रेड कंसेशन मिल जाते हैं। पूरा ही मैंने आपको डिस्कस किया था यहाँ पे, ये पूरा फरमान वाला। तो या इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, फ्रेंच स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो अभी तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंच, एडवेंट ऑफ यूरोपियन में फ्रेंच का टॉपिक। इसके बाद हमारा फ्रेंच के टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियन का टॉपिक फ्रेंच के साथ ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। थैंक यू एंड बाय।